जितना प्राइवेट्स की तरफ हम जाएंगे बेरोजगारी बढ़ेगी। चाहिए जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी हर एक चीज़ में, नौकरियों में, ज़मीन पे, ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे जो भी संपदा है उस पर बराबर की हिस्सेदारी के लिए 100% रिजर्वेशन ही एक सोल्यूशन है। दलितों का तो शोषण ही किया है, दमन ही किया है, उन पर अत्याचार किया है, उन पर दुराचार किया है। तो पहले अगर सरकारी नौकरी मिलती थी तो एक परिवार पल जाता था, आज परिवार थोड़ा पड़ रहा। आज तो रोटी मिल जाए, भूख मिट जाए तो ही उसको विकास मानते हैं। इसीलिए तो ये आंदोलन दिल्ली में चले हुए हैं। आर्थिक गरीब जो होता है वो सिर्फ स्वर्ण होता है, ये मानसिकता ये कहना चाहती है, ये सरकार ये कहना चाहती है। और सुप्रीम कोर्ट जिसके खुद की आदेश की धज्जियां उड़ा के ये 50% क्रॉस किया गया था। ये सरकार तो लेटरल एंट्री के माध्यम से ग्रुप डी तो छोड़िए, ये तो अब जॉइंट सेक्रेटरी तक भर्ती कर रही है। ये कहीं ना कहीं इनको बाबा साहब के संविधान से चिढ़ है। ये पूरी दुनिया में रोटियों पे, भोजन पे व्यापार करना चाहते हैं। भूख के व्यापारी आगे हैं, इनसे देश को, दुनिया को बचाना है। जब सब साजिशें ये हो रही थी कि किसी तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में ना जाने दिया जाए, तो मुस्लिम समाज ने बाबा साहब को भेजा था। इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 25 तारीख को भी हम धरना कर रहे हैं मुख्यमंत्री के आवास के बाहर। अब मुझे नहीं लगता कोई आंदोलनों पे विश्वास करेगा। अन्ना आंदोलन पे इस देश के युवाओं ने बहुत विश्वास किया था और वो विश्वास को इन्होंने तोड़ा है। पूर्ण रूप से सरकार की साजिश पाएगी इस आंदोलन को तोड़ने के लिए। बड़ा पैसा सरकार खर्च कर रही है आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए। कहीं ना कहीं योगदान तो मुस्लिम समुदाय का भी है। बाबा साहब अगर ना पहुंच पाते तो ये देश आज जिस स्थिति में है, जो बराबरी और इंसाफ की बात की जा रही है यहाँ पे, इस देश में बराबरी और इंसाफ की बात होती नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते थे। अगर ये कह रहे हैं कि हम हर साल 8 लाख युवाओं को नौकरी देंगे तो हमें मिल जाएगी, आज हुआ क्या? 8 लाख साल की नौकरी, 57 लाख नौकरी 7 साल में मिलनी चाहिए थी, मिली कितनी? 419। हम लोग इस समय अभी वाल्मीकि मंदिर चाणक्यपुरी में नेहरू पार्क में है, वहाँ पे मौजूद है। आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर चौधरी टिकैत साहब, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराचा हुए और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। चौधरी साहब, आपसे सवाल पूछते हैं, आज क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? हमारा तो बहुत दिन से संदेश ये है कि आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। हर घर में जब हम दरवाजे में घुसे तो महर्षि वाल्मीकि जी का फोटो सामने रहना चाहिए, क्योंकि गांव में एक कहावत है, अगर वाल्मीकि समाज का कोई आदमी मिल जाता है तो पूरा दिन शुभ होता है। अगर वाल्मीकि समाज ना हो तो आदमी अपने ही बनाए हुए महल में नहीं जा सकता। तो पूजनीय कौन हुआ? बताओ कौन हुआ? आप बताओ, नहीं, एक आधा सवाल का जवाब तो आप भी दे दो। पूजनीय कौन हुआ? पूजनीय वाल्मीकि समाज हुआ, जिसके रहते हम अपने घर में जाते हैं। आगे बताओ। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है कि इसी दिल्ली में, दिल्ली इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में वाल्मीकि समुदाय के जो लोग थे, कर्मचारी थे, महिला कर्मचारी, उनको निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से आज भूख हड़ताल पे है वहाँ की। हम ये कह रहे हैं कि प्राइवेट स्टेशन हो रहा है और जितना प्राइवेट्स की तरफ हम जाएंगे बेरोजगारी बढ़ेगी। पहले किसी की नौकरी लगती थी, आज भी हम गांव में गए, हमने सिफारिश से किसी की एक की नौकरी लगवा दी थी। तो जब मैं उससे मिला अभी तो उसके 38,000 रुपये उसकी सैलरी थी। तो मैं कहा भाई चलो काम वाम अपना ठीक करा करो, वाल्मीकि समाज से ही था। और आज जो सफाई में उसमें काम करवा रहे वे 6, 7 और 8,000 रुपये दे रहे। यही हाल रेलवे में है। तो पहले अगर सरकारी नौकरी मिलती थी तो एक परिवार पल जाता था, आज परिवार थोड़ा पड़ रहा। आज तो रोटी मिल जाए, भूख मिट जाए तो ही उसको विकास मानते हैं। इसीलिए तो ये आंदोलन दिल्ली में चले हुए हैं। प्राइवेट देश ना हो, रोटी पे किसी का अधिकार ना हो। रोटी ज़रूरत की चीज़ है, ना कि बाजार की चीज़। और भी बहुत सारी चीज़ें को हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो उसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे? आंदोलन तो चल रहा है ना, ये तो देशव्यापी आंदोलन है, इसमें खाली किसान का नहीं है। रोटी तिजोरी की वस्तु ना बने, भूख के आधार पर दुनिया में रोटियों की कीमतें तय ना हो कि भूख लगेगी तो रोटियों की कीमत बढ़ाएं और घटाएंगे। जितने भी बड़े रेस्टोरेंट आप बड़ी कंपनियों के देखोगे, बचा हुआ भोजन वो डस्टबिन में डालते हैं। KFC हुआ या मैकडोनल्ड्स हुआ, आप उनका देखना कि जब उनका रेस्टोरेंट क्लोज होता है, बचा हुआ भोजन कहाँ जाता है? सिर्फ एक सर्विस के कर लो। ये पूरी दुनिया में रोटियों पे, भोजन पे व्यापार करना चाहते हैं। भूख के व्यापारी आगे हैं, इनसे देश को, दुनिया को बचाना है। ये खाली यहाँ का नहीं आंदोलन, ये पूरी दुनिया का आंदोलन बनेगा।
अच्छा ठीक है सब एक सवाल, पिछले दिनों लखबीर सिंह की हत्या होती है सिंघू बॉर्डर पे, उसके बाद लगातार आप बोलते आ रहे हैं कि ये सरकार की साजिश है। वो तो सामने आ गया भाई, फोटो किसके किसके साथ आए, और भी आएंगे। पूर्ण रूप से सरकार की साजिश पाएगी इस आंदोलन को तोड़ने के लिए। बड़ा पैसा सरकार खर्च कर रही है आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए, आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए, बड़ी साजिश चल रही है। एक साजिश थोड़ा, ये तो साजिशों की पार्टी है। साजिश रच गई तो है, शांति के पुजारी महात्मा गांधी, उसकी हत्या करवा दी, उसके हत्यारे की पूजा करते हैं। लेकिन आप जो उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जैसे आपने दशहरा के दिन पुतला दहन किया प्रधानमंत्री का, लोगों ने किया वहाँ पे, रेल रोको आंदोलन किया, तो वो बहुत ज़्यादा असर दिखा नहीं उसका। हाँ दिखा नहीं, वो पेपरों में नहीं दिखा होगा, फिजिकल रूप से तो देखा हमने। रेल पे वेल्डिंग नहीं करे, सांकेतिक वो करा, वेल्डिंग नहीं करा उनका। चक्के जाम तो रेल के 2 साल से भारत सरकार ने कर रखे हैं, हमने नहीं करे चक्के जाम। हम तो रेल चलवाने का आंदोलन कर रहे। जिस रेल का सौदा हो गया, जिसका रूट बन गया, रेलवे चल रही स्पेशल के नाम से, उसका स्टाफ बदल दिया। जो पहले कंपनी सरकारी स्टाफ होता था वो प्राइवेट हो गया, उसमें कंबल, तकिया, चादर, पर्दे वे गायब हो गए और रेल का किराया बढ़ गया। हम तो आंदोलन रेल चलाने का करते हैं, बंद का करने का तो करते ही नहीं हम। बंद तो किया था ना आप लोगों ने। अरे वो तो सांकेतिक बंद करना पड़े, वेल्डिंग थोड़ा करे हमने। पहिया पर पटरी पे वेल्डिंग करे, रेल चलती रही। यहाँ पे प्रदर्शन हो गया, वो रेल आगे चली गई, आगे हो गया फिर उससे आगे चली गई, ऐसे चलती रही रेल। आप लगातार कहते आ रहे हैं कि सरकार आपके आंदोलन को कम करने या ख़त्म करने की साजिश कर रही है, उसके खिलाफ आप क्या करेंगे? इनसे बचना, ये षड्यंत्रकारी है, इनके षड्यंत्र से बचना है अपने आप को। कैसे बचेंगे आप? बच तो रहे, 1 साल हो गया, 1 साल तो हो गया। नवंबर में 700 से ज़्यादा लोगों की शहादत हुई, तो जिस राजा के काल में हुई उस राजा का नाम लिखा जाएगा। कोई आप न मीडिया अखबार कोई नहीं, ना टीवी चैनल अखबार देखो कोई नहीं कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। अभी नेशनल मीडिया हाउस बनेगा, पूरे दुनिया की खबरें वहाँ पर जाएंगी और सिर्फ प्रेस रिलीज वहाँ से जारी होगी जो भारत सरकार जारी करेगी, बगैर उसके कोई खबर नहीं चलेगी। आने वाले टाइम पे ये होगा, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। ये टिकैत साहब थे हमारे साथ जो आज वाल्मीकि मंदिर में आए हुए थे। वाल्मीकि जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। हमारे साथ अभी सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, एडवोकेट महमूद पराचा साहब। पराचा साहब, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं और लगातार रिज़र्वेशन को लेकर जब भी बात होती है तो मुस्लिम और दलित को साथ देखा जाता है, चूँकि उनकी मेजॉरिटी, उनकी एकताई को देखने के बाद कहीं ना कहीं ये आकलन लगाया जाता है कि सरकार पे बड़ा दबाव अगर पड़ेगा तो इसी दोनों समुदायों के लेकर। देखिए, जो सबसे बुनियादी हैं, जो सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्ग हैं देश में, वो SC ST और मुस्लिम समुदाय सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए और इनकी एक जैसी हालत है। और अगर ये सबसे पिछड़ा वर्ग जो हैं 3 खास तौर पे वो एक हो जाएं तो ये देश की एक बहुत बड़ी संख्या है और देश की सरकारें फिर यही समुदाय जो सबसे पिछड़ा वर्ग है वही तय करेंगे। तो इसीलिए हम संविधान की रक्षा की बात करते हैं, क्योंकि संविधान का फ़ायदा उन लोगों को नहीं है जो एक्सप्लॉइट करते हैं, जो प्रताड़ित करते हैं और जो जुल्म करते हैं। संविधान का फ़ायदा तो उन लोगों को है जिनके साथ जुल्म होता है, जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, जिनके साथ अन्याय होता है। तो ये समाज के ऐसे वर्ग हैं जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए, सबसे ज़्यादा सताए हुए हैं और सबसे ज़्यादा लूटमारी भी इनके साथ हो रही है, इनके हकों का हनन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो संविधान के हिसाब से रिज़र्वेशन जो है, संविधान की मूलभूत भावना है रिज़र्वेशन, बराबरी है ना। संविधान की मूलभूत भावना है रिज़र्वेशन और बराबरी लाने का तरीका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो बताया है वो रिज़र्वेशन है सबसे अच्छा तरीका। कि एक वोट का अधिकार देने का मतलब ये है कि देश में हर एक व्यक्ति देश का राजा है, यानी कि मालिक है देश का, बराबर का। तो ये काम सिर्फ़ और सिर्फ रिज़र्वेशन से ही हो सकता है, क्योंकि 5000 साल से भी इस देश में रिज़र्वेशन है। जो 3% लोग हैं उन्होंने
100% रिजर्वेशन अपने नाम कर रखी थी। अब जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है वो ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को बराबर का हक मिलेगा देश की हर एक संपदा के ऊपर, और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि 100% रिजर्वेशन होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी हर एक चीज़ में, नौकरियों में, ज़मीन पे, ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे जो भी संपदा है उस पर बराबर की हिस्सेदारी के लिए 100% रिजर्वेशन ही एक सॉल्यूशन है। और उसका रास्ता तो अब खोल ही दिया गया है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलावा जो मानसिकता बाकी सबको शूद्र मानती है, या वो मानसिकता जो अवर्ण मानती है बाकी सबको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलावा, उस मानसिकता ने सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होगी, उसको कितनी आसानी से तोड़ दिया और 10% रिजर्वेशन दे दी। गरीबों में भी अगर बंटवारा हो सकता है कि जो स्वर्ण गरीब हैं उनको आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन मिलेगी, जो स्वर्ण नहीं हैं उनको आर्थिक आधार पे भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार की जो दोगली नीति ये मानसिकता रखती है वो बिल्कुल साफ़ हो गई है कि आर्थिक गरीब जो होता है वो सिर्फ स्वर्ण होता है। ये मानसिकता ये कहना चाहती है, ये सरकार ये कहना चाहती है। और सुप्रीम कोर्ट जिसके खुद की आदेश की धज्जियाँ उड़ा के ये 50% क्रॉस किया गया था, वो इस पे स्टे नहीं देती और इसको चलने देती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी जो दबाव है जिस तरीके का, उसको भी जो भी अम्बेडकरवादी हैं लोग, उनको सामने आके उसका विरोध करना पड़ेगा सड़कों पे आके, कि ये मानसिकता चाहे कहीं की भी हो, जो मानसिकता एक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलावा सबको अवर्ण समझती है या शूद्र समझती है, उस मानसिकता के खिलाफ तो सबको सड़कों पे आके लड़ना ही पड़ेगा। आप विरोध करने की बात कर रहे हैं, लड़ने के बारे में बात कर। आज फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थल पे हमला किया गया है। अब वो सारे के सारे ब्राह्मण लोग थे। इसके अलावा भी पूरे देश में लगातार दलितों पे अत्याचार, हमले हो रहे हैं। तो हम तो कह ही रहे हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलावा सबको जो मानसिकता शूद्र मानती है, अवर्ण मानती है, उसी मानसिकता के खिलाफ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने झंडा बुलंद किया था। उसी मानसिकता के खिलाफ ही भारत का संविधान बाबा साहब ने बनाया था। और उस संविधान को रचने में मुस्लिम समाज का भी एक बड़ा योगदान इसलिए था क्योंकि जब सब साजिशें ये हो रही थी कि किसी तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में ना जाने दिया जाए, तो मुस्लिम समाज ने बाबा साहब को भेजा था, जिसकी वजह से आज सबको बराबरी, सबको न्याय देने का संविधान ये हमारे पास है। तो इसमें कहीं ना कहीं योगदान तो मुस्लिम समुदाय का भी है। बाबा साहब अगर ना पहुंच पाते तो ये देश आज जिस स्थिति में है, जो बराबरी और इंसाफ की बात की जा रही है यहाँ पे, इस देश में बराबरी और इंसाफ की बात होती नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते। तो आखिरी सवाल, महमूद पराचा साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, आज सेंट्रल दिल्ली में, ये दिल्ली का दिल, जैसे एक तरफ प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, दूसरे हिस्से में राष्ट्रपति हैं और पूरा कैबिनेट बसा हुआ है। यहाँ पे एक वाल्मीकि मंदिर में महमूद पराचा साहब आके आज इनकी जयंती पर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, वाल्मीकि जी का जो संदेश था, उस सबसे बड़ा संदेश क्या था? वो संदेश था उनके हाथ में कलम। तो वो संदेश था कि अगर आप ज्ञान प्राप्त करोगे तो न्याय और बराबरी के लिए लड़ सकोगे। और उनके एक जो अभी रिसेंट टाइम्स में सबसे बड़े जो फॉलोअर थे, जिन्होंने ज्ञान के आधार पे, कलम के आधार पे देश को दिशा दी, पूरी दुनिया को दिशा दी, वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उसी कलम के हम मानने वाले हैं, उसी ज्ञान का इस्तेमाल करके इंसाफ और बराबरी के लिए काम करने का हमारा भी मज़हब सिखाता है। तो इसीलिए आज मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इंसाफ और बराबरी के लिए जो वाल्मीकि जी महाराज का संदेश है कि शिक्षित बनो और शिक्षित बन के इंसाफ और बराबरी के लिए लड़ो, शिक्षित बन के अन्याय करने के लिए ना काम करना शुरू कर दो। तो यही संदेश मैं यहाँ से प्राप्त भी करता हूँ और यही संदेश मैं देना चाहता हूँ वाल्मीकि जी महाराज की तरफ से। बहुत शुक्रिया। हम भी बार बार इस बात की वकालत करते हैं कि बग़ैर शिक्षा कोई समाज आगे नहीं बढ़ा है और न बढ़ेगा। हमारे साथ हरनाम सिंह हैं, आप सफाई कर्मचारी आयोग के यहाँ पे
अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हरनाम सिंह, सिंह साहब आप देख रहे हैं अभी जो पूरे देश में हालात हैं, ख़ास करके दलितों को लेकर। आपके दिल्ली में ही अभी इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में जो वाल्मीकि समुदाय के जो महिला कर्मचारी है उनको पिछले दिनों निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से आज वो सारे लोग भूख हड़ताल पे हैं। देखिए, तो मैं समझ रहा हूँ कोई भी सरकारें आई उन्होंने दलितों का तो शोषण ही किया है, दमन ही किया है, उन पर अत्याचार किया है, उन पर दुराचार किया है। और जहाँ तक वाल्मीकि समाज की बात है, क्योंकि आज हम वाल्मीकि प्रगट उत्सव पर यहाँ पर खड़े हैं, तो वाल्मीकि समाज के साथ तो हमेशा से ही बहुत एक दोगला व्यवहार हर सरकारों ने किया है। और जो अभी की प्रेजेंट सरकार है वो तो निजीकरण को और बढ़ावा दे रही है। निजीकरण में इनको मिनिमम वेजेस इंश्योर नहीं करे जा रहे हैं, इनको सेफ्टी गियर्स नहीं दी जा रहे हैं, इनको इक्विपमेंट्स नहीं दिए जा रहे हैं, और जब ये आंदोलनरत रहते हैं तो फिर इनको निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। और ये सरकार तो लेटरल एंट्री के माध्यम से ग्रुप डी तो छोड़िए, ये तो अब ज्वाइंट सेक्रेटरी तक भर्ती कर रही है। ये कहीं ना कहीं इनको बाबा साहब के संविधान से चिढ़ है। बाबा साहब ने जो संविधान में जातिगत व्यवस्था से समानता का लाने का एक प्रयास किया था आरक्षण के माध्यम से, ये आरक्षण को इनडायरेक्ट खत्म करने का एक तरीका निजीकरण है। निजीकरण थोप कर ये लोग उसको शोषण कर रहे हैं, और निजीकरण में जो ठेकेदार हैं वो सब इन्हीं के मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं जो हमारे लोगों का शोषण दोहन कर रहे हैं और उन पर अत्याचार दुराचार कर रहे हैं। तो हम लोग इसको कोर्ट के माध्यम से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, वकील साहब हमारे साथ हैं, हम इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 25 तारीख को भी हम धरना कर रहे हैं मुख्यमंत्री के आवास के बाहर, और सैकड़ों सेमिनार्स भी कर रहे हैं। और जगह जगह एमसीडी में भी, दिल्ली की एमसीडी में लगभग पिछले एक साल में 20 बार स्ट्राइक हुई है नॉन पेमेंट पे, यानी कि सैलरी पर, और जिसपे कि हम कोर्ट केस में भी मेरी पिटीशन पे गए और कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई कि आप इनको टाइम पर सैलरी दीजिए। 1 लाख म्यूनसिपल वर्कर है, सफाई कर्मचारी दिल्ली में, और जिसने कोरोना काल में, कोविड में फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में काम किया था, और फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में काम करने पर उसका सिला क्या मिला? उसको सैलरी नहीं दी जा रही। उसके बाद उनको लोगों को ज़बरदस्ती कहा गया कि आप लोग इस कोरोना काल में भी निकलिए। जब वो निकले तो WHO की गाइडलाइंस थी कि इनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे, इनको गम्स बूट दिए जाएंगे, इनको ग्लव्स दिए जाएंगे, इनको मास्क दिए जाएंगे, इनको सैनिटाइज़र दिया जाएगा, इनको हेल्थ चेकअप कैंप होगा, अगर इनको कोई मुश्किलात आ जाएगी तो इनकी तुरंत हेल्थ फ्री करी जाएगी। और उसके बावजूद अगर अनफॉर्चुनेटली इनकी शहादत हो जाए या मर जाएँ तो दिल्ली सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम इनको 1 करोड़ रुपया देंगे। 57 ऐसे लोग हैं नॉर्थ एमसीडी में, ईस्ट एमसीडी में और साउथ एमसीडी में, जिनकी ऑन ड्यूटी कोरोना काल में कोरोना से अपनी ड्यूटी सफाई करते हुए दिल्ली के जनता को बचाते हुए उनकी जान चलेगी, उनकी शहादत होगी। आज तक सरकार ने उसको 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन एक्स ग्रेशिया नहीं दिया, उनके परिवार के लोगों को कहीं नौकरी नहीं दी। तो मैं समझता हूँ वाल्मीकि जयंती पे फिर आज हम भगवान वाल्मीकि जी के जन्मोत्सव में प्रण लेते हैं कि ये जो समाज का सबसे वंचित तबका है, इसके लिए हम गुरु महाराज से चाहते हैं कि हमें और शक्ति दें कि हम इन सरकारों से, जो इनकी दमनकारी सरकारें हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे वो सेंटर की सरकार हो, हम इनसे लड़ते रहें। आप लगातार, हरनाम सिंह, आप लड़ते आ रहे हैं, इनकी आवाज़ उठाते हुए आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के, सफाई कर्मचारी को जो निकाला जाता है उस पर बार बार आश्वासन देते हैं, या ठेकेदारी पे जो लोग हैं, ठेके पे जो लोग हैं, ये कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर, दिल्ली सरकार और ठेकेदार दोनों के साठगांठ की वजह से मिलीभगत हो गई है और सारे के सारे कर्मचारी को निकाल दिया गया है। ऐसे में आगे कैसे लड़ाई? देखिए, इससे झूठी सरकार तो देश में अब तक कोई हो नहीं सकती, जिसने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि 8 लाख नौकरी अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हर साल हम देंगे। 7 साल से इनकी सरकार है, 8 सत्ते 56 लाख लोगों को सरकारी नौकरी अब तक मिल जानी चाहिए थी। हुआ क्या उसके बदले? मैंने RTI करी, RTI में जवाब आया कि अब तक DSSBC एक बोर्ड है, दिल्ली सबऑर्डिनेटिंग स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, उससे सरकारी नौकरी दिल्ली सरकार में लगती है। केवल 419 नौकरियां इन्होंने 7 साल में सरकारी नौकरी निकाली है, जिसका इश्तिहार निकाला है, और नौकरी देने का वायदा कितना किया था? 56 लाख। यानी कि ये सरकार तो उनको और दगा दे के आई है और उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाया, क्योंकि जिस वक्त लोग कांग्रेस की सरकार से नाराज थे और वो समझते थे कि कांग्रेस की शासन में धोखा हो रहा है, तो उनको एक उम्मीद नजर आई थी इस आंदोलन से। अब मुझे नहीं लगता कोई आंदोलनों पे विश्वास करेगा। अन्ना आंदोलन पे इस देश के युवाओं ने बहुत विश्वास किया था और वो विश्वास को इन्होंने तोड़ा है। और उस आंदोलन के बाद जब ये सरकार बन के आई तो लोगों ने सचमुच में सोचा कि अगर ये कह रहे हैं तो ये सच्चे लोग होंगे, अगर ये कह रहे हैं कि हम हर साल 8 लाख युवाओं को नौकरी देंगे तो हमें मिल जाएगी। आज हुआ क्या? 8 लाख साल की नौकरी, 57 लाख नौकरी 7 साल में मिलनी चाहिए थी, मिली कितनी?
419। तो इस सरकार से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। ये सरकार तो मैं समझता हूँ जितनी अभी तक सरकारें आई उन्होंने भी हमें धोखा दिया, उन्होंने भी छला है, लेकिन इस सरकार ने उन सबसे ज़्यादा हमें धोखा दिया है। इस तो ये सरकार तो अगर आप अरविंद केजरीवाल पे ये अगर तोहमत लगा रहे हैं या ये सच भी वो मान लेते हैं, तो अगर एक स्टेट को बेवकूफ़ बनाया है केजरीवाल ने, तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि पूरे देश को बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने 2 करोड़ का महंगाई को लेकर, रोज़गार को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर ऐसे बहुत सारे वायदे हुए जिसमें एक वायदे को भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। देखिए, उनका खुद का 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा था, 15-15 लाख रुपए देने का वायदा था। 15 लाख पे तो उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब वर्तमान देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया कि ये हम चुनावी बात करते हैं, एक जुमला है 15 लाख। तो मैं समझता हूँ ऐसी चुनावी वायदा देश के प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भी किया। देश के युवाओं को ठगा। उन्हें पता लगा कि 70% देश में युवा है जो 25-30 साल से कम एज का है, जिसको नौकरी की तलाश है। तो उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल देंगे। 2 करोड़ नौकरी से उनको भी 7 साल लगभग हो गए, होने जा रहे हैं। तो 7 साल में 14 करोड़ नौकरी लग जानी चाहिए थी देश में। तो आज देख लीजिए कि देश में कितनी नौकरी इन्होंने लगाई है। जब देश में यही सरकारें निजीकरण को बढ़ावा दे रही हैं, आज जब देश में एक आईएएस दानिश अफसर या आईएएस पीसीएस करके जब सिविल सर्वेंट जब बढ़ता था, डिप्टी सेक्रेटरी लगता था, फिर एडिशनल सेक्रेटरी बनता था, जॉइंट सेक्रेटरी बनता था, फिर सेक्रेटरी बनता था। अब इन्होंने तो एक आरएसएस ने नई परिपाटी निकाल दी है। ये अपने आरएसएस के लोगों को बैकडोर एंट्री से जॉइंट सेक्रेटरी, लेटरल एंट्री लगा रहे हैं। एक कोई हीरो है मनोज वाजपेयी, उसके बड़े भाई हैं, मुझे नहीं लगता उसने पर्यावरण पे कितने पेड़ पौधे गिने होंगे, उसको एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी लगा दिया है। ये कौन सी व्यवस्था लेके आ रहे हैं? संवैधानिक व्यवस्था पर ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। ये संविधान की बहुत बड़ी अवहेलना है। मैं समझता हूँ इन सरकारों को ये गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। जो इन्होंने शपथ ली थी कि हम भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, ये भारत के संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसी की लड़ाई हम सब अम्बेडकरवादी लोग लड़ रहे हैं और हम ना डरेंगे ना झुकेंगे, हम इनसे ऐसे ही लड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ हरनाम सिंह साहब थे। महमूद पराचा हो या फिर राकेश टिकैत हो जो किसान नेता हैं, या हरनाम सिंह, ये सब लोगों ने एक बात तो बहुत कॉमन तरीके से कही है, वो ये कि आपके लड़ाई को ज़िंदा रखने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए आपको कलम पकड़ना होगा, किताब पढ़नी होगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब तक आप संविधान को पढ़ेंगे नहीं, संविधान को समझेंगे नहीं, आप संवैधानिक ढंग से अपनी बात या अपनी लड़ाई को आगे नहीं ले जा सकते हैं। कैमरामैन अनुज के साथ मैं जसीमुल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।